नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बॉन्डेड टेल्स के एक और धमाकेदार एपिसोड में। और अब बिना किसी देरी के एक क्विक रिकैप की तरफ बढ़ते हैं। अब तक की कहानी में हमने देखा कि आर्या ने कसाई समुदाय के अंत करने के बाद वेनम स्ट्राइडर के खोज में से निकल गई, जहां पर उसकी मुलाकात गोरिल्ला जैसी देखने वाली स्पर्ट बीस्ट से होती है। अब आगे आर्या ने तेज कदमों से पीछे हटते हुए उस गोरिल्ला जैसे बीस्ट को गौर से देखा। उसकी गुर्राहट से जंगल की हवा भारी हो चुकी थी। अचानक बीस्ट ने अपने बड़े बड़े पंजों से जमीन पर चोट मारी और उसकी गुर्राने की आवाज जंगल में गूंज उठी। आर्या ने गहरी सांस ली और अपने होश संभालते हुए उसके हर मूवमेंट पर नजर जमाई। तभी उसकी नजर बीस्ट की टांग पर गई, जहां गहरा घाव साफ नजर आ रहा था। ये तो घायल है, उसने धीरे से कहा। उसकी नजर बीस्ट के पीछे गई, जहां एक और अजीबोगरीब प्राणी जमीन पर पड़ा हुआ था। वो गोरिल्ला जैसे बीस्ट से कहीं छोटा था और उसकी स्थिति देखकर साफ लग रहा था कि वो इस बीस्ट का शिकार बन चुका है। गोरिल्ला बीस्ट ने अपनी छाती पर जोर जोर से हाथ मारा, जैसे वो आर्या को चेतावनी दे रहा हो। उसका भारी शरीर आर्या की ओर झपटा, जिसे देख उसने तुरंत साइड स्टेप लिया और तेजी से एक किनारे लपक गई। बीस्ट का हमला खाली गया, लेकिन उसकी ताकत से झाड़ियों के पीछे की जमीन उखड़ गई। उसने बीस्ट की आंखों में देखा, वहां गुस्से के साथ साथ दर्द भी था। अगर मैं इसका इलाज कर दूं, आर्या ने खुद से कहा, तो शायद ये मुझे वेनम स्ट्राइडर के ठिकाने तक ले जाए। बीस्ट ने फिर से गुर्राते हुए अपने पंजे उठाए। वो आर्या पर एक और हमला करने के लिए तैयार था। जैसे ही बीस्ट ने झपट्टा मारा, आर्या ने फिर से साइड स्टेप किया। असल में पिछली जिंदगी में एक प्रतिभाशाली जेनेटिसिस्ट होने के नाते आर्या का अधिकांश समय खतरनाक और दुर्लभ प्रजातियों पर प्रयोग करते हुए बीता था। इन चुनौतीपूर्ण स्थितियों ने आर्या को जानवरों के स्वभाव और उनकी भावनाओं को गहराई से समझने की अद्वितीय क्षमता दी थी। एक ऐसा कौशल जिसमें कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। आर्या ने अपने भीतर के वैज्ञानिक और साहसी पक्ष को संतुलित करते हुए ये फैसला किया कि इस घायल बीस्ट को ठीक करने की कोशिश जरूर की जानी चाहिए। आर्या ने गोरिल्ला जैसे बीस्ट को ध्यान से देखा, जो अब भी गुर्रा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की जगह दर्द झलक रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप से फुसफुसाई, एक बार ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता मेरा अनुमान सही निकले। बीस्ट की ओर देखते हुए उसने साहस बटोरा और थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा, सुनो, अगर तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। आर्या की आवाज में निडरता और सहानुभूति का मेल था। गोरिल्ला जैसे बीस्ट की गुर्राहट अचानक थम गई। वो अब टकटकी लगाए आर्या को देखने लगा। उसके इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया ने आर्या को चौंका दिया। उसने धीरे से कहा, वाइल्ड स्पिरिट लैंड के बीस्ट इंसानों की बात समझ सकते हैं, लेकिन मैंने तो इस बारे में अब तक कुछ नहीं पढ़ा। उसने अपनी नजर घायल बीस्ट पर केंद्रित की, जो अब दर्द के कारण अपने भारी पंजे से घायल पैर को सहला रहा था। दर्द में कराहते हुए उसकी हरकतों में बेचैनी साफ झलक रही। आर्या ने अपनी झिझक पर काबू पाते हुए कुछ कदम आगे बढ़ाए। देखो, अगर तुम ऐसे ही शांत रहोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, उसने कहा। बीस्ट ने दर्द भरी आवाज में कराहना तेज कर दिया, मानो उसकी बात समझकर सहमति जता रहा हो। ये देखकर आर्या ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए हल्के मजाक में खुद से कहा, ये बीस्ट तो नाटकबाज निकला। हिम्मत जुटाते हुए वो और करीब पहुंची। उसकी नजर अब उस गहरी चोट पर पड़ी जो बीस्ट के पैर में थी। खून धीरे धीरे रिस रहा था और जख्म के चारों ओर घाव काले पड़ने लगे थे। आर्या ने घुटने टेकते हुए चोट का निरीक्षण शुरू किया। ठीक है लड़के, अब मुझे काम करने दो, उसने धीमे स्वर में कहा, मानो बीस्ट को तसल्ली दे रही हो। बीस्ट ने हल्के से गुर्राते हुए अपनी जगह से हिलना बंद कर दिया, मानो आर्या को मौका देना चाहता हो। आर्या ने घुटनों के बल बैठकर ध्यान से उस गहरे घाव का मुआयना किया। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनुभवी आत्मविश्वास झलक रहा था। कुछ देर तक खून और आसपास की काली पड़ती त्वचा को देखने के बाद उसने फुसफुसाते हुए कहा, ओके, ज्यादा गंभीर बात नहीं है, बस एक गहरी खरोंच और इन्फेक्शन हुआ है। उसके हाथ में उसके स्पेस के अंदर रखी हुई घाव साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक हर्ब्स, एक पट्टी और कुछ कपड़ा आ गया। गोरिल्ला जैसे बीस्ट ने उसे नजरों से निहारा। गुर्राने की जगह अब हल्का सा कराहना सुनाई दे रहा था, मानो उसे समझ आ गया हो कि आर्या उसकी मदद करने आई है। आर्या ने पहले गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे घाव के पास पहुंची। अच्छा लड़के, अब थोड़ा धैर्य रखना, ये थोड़ा चुभेगा, उसने नरमी से कहा, मानो किसी बच्चे को तसल्ली दे रही हो। जैसे ही उसने इन्फेक्शन वाले हिस्से को साफ करना शुरू किया, बीस्ट ने हल्की सी झटपटाहट दिखाई, लेकिन आर्या ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, बस थोड़ी देर और फिर सब ठीक हो जाएगा। उसने बड़े ही ध्यान से गंदगी और इन्फेक्शन को साफ किया। हर बार जब बीस्ट हल्का सा हिलता, आर्या फुर्ती से साइड हो जाती, लेकिन उसका हाथ घाव पर ही रहता। उसकी उंगलियां बड़ी निपुणता से हर हरकत को संभाल रही थीं। कई मिनट तक काम करने के बाद उसने इन्फेक्शन को पूरी तरह साफ किया। अब उसने पट्टी को घाव के चारों ओर सावधानीपूर्वक बांधना शुरू किया। हर बार पट्टी कसने पर बीस्ट के दर्द भरे हल्के गुर्राने के बावजूद उसने अपना काम जारी रखा। बस हो गया, उसने पट्टी बांधने के बाद संतोष से कहा और अपनी हथेलियां झाड़ी। बीस्ट ने अपने पैर को हल्के से हिलाया, जैसे पट्टी का एहसास कर रहा हो। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह एक शांत झलक थी। आर्या ने बैंडेज बांधने के बाद हाथ झाड़ते हुए राहत की सांस ली। उसने देखा कि गोरिल्ला जैसा बीस्ट अब उसकी टांग पर हल्के हल्के अपना सिर हिला रहा था,
मानो मदद के लिए शुक्रिया अदा कर रहा हो। उसकी मासूम हरकत देखकर आर्या मुस्कुराई। बस मुझे भी तुम्हारी एक मदद चाहिए, उसने कहा, अपनी आवाज को नरम रखते हुए। बीस्ट ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा और फिर थोड़ी दूरी पर किसी चीज को ताकने लगा, जैसे सोच में पड़ गया हो। आर्या ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, मुझे वेनम स्ट्राइडर के ठिकाने तक ले जाओ। उस नाम का जिक्र होते ही बीस्ट ने झट से सिर झटका, मानो डर से सिहर गया हो। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी साफ झलक रही थी। आर्या ने ये बदलाव तुरंत भांप लिया। उसने अपने हाथों को ऊपर उठाकर शांत भाव से कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी और न ही तुम्हें वेनम स्ट्राइडर के पास भेजूंगी। बस मुझे उसके घर तक ले जाने में मदद करो। बीस्ट कुछ पल तक उसे घूरता रहा, मानो उसकी नीयत को परख रहा हो। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया, मानो उसकी बात समझ गया हो। आर्या ने उसके सिर को हल्के से थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो चलें। बीस्ट ने तुरंत मुड़कर घने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। उसका रुख अब गंभीर था और वो अपने रास्ते का मुआयना करते हुए आगे बढ़ रहा था। आर्या ने अपने कंधे पर बैग ठीक किया और बीस्ट के पीछे पीछे चलने लगी। 4 घंटे की लंबी थकावट भरी यात्रा के बाद आर्या और वो गुरिल्ला नुमा बीस्ट आखिरकार निशानी नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचे। वहां का दृश्य बिल्कुल अलग था। लंबी लंबी घासों का मैदान जो हल्की हवा के साथ लहराते हुए किसी रहस्य को छिपा रहा था। नदी के किनारे पानी के बेहद करीब एक विशाल चट्टान थी, जिसमें एक गहरी गुफा का प्रवेश द्वार दिख रहा था। बीस्ट ने चुपचाप अपने लंबे हाथ से गुफा की ओर इशारा किया। उसकी गहरी आंखों में हल्का भय और जिम्मेदारी का भाव झलक रहा था। आर्या ने इशारे को समझते हुए उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मदद के लिए शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन साथ ही एक हल्की सी कृतज्ञता भी। बीस्ट ने आर्या की बात सुनते ही पल भर के लिए उसकी ओर ध्यान से देखा। फिर उसने अपना सिर झुकाया, जैसे एक धन्यवाद या विदाई का संकेत दे रहा हो। उसके गुर्राने वाली तीव्रता अब शांत आभा में बदल गई थी। आर्या ने उसे जाते हुए देखा। वो जंगल की ओर मुड़ा और धीरे धीरे घने पेड़ों के बीच गायब हो गया। आर्या ने गहरी सांस ली और गुफा की ओर देखा। आर्या ने गुफा की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, शाम हो चुकी है, आज की रात यहीं आसपास बिताती हूँ, कल सुबह देखूंगी कि क्या किया जा सकता है। उसने गुफा से लगभग 300 मीटर दूर झाड़ियों के बीच रात बिताने का फैसला किया। सावधानी से उसने एक सुरक्षित जगह चुनी और सोने का अस्थायी इंतजाम किया। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और जंगल की हल्की सरसराहट के बीच आर्या धीरे धीरे नींद में डूब गई। अचानक एक भारी कदमों की आहट ने उसकी नींद तोड़ दी। आवाज इतनी गहरी और भारी थी कि उसने झटके से अपनी आंखें खोल दी। तेज सुबह की रोशनी उसकी आंखों में चुभने लगी और उसने अपनी आंखों को रोशनी के साथ अनुकूलित करने के लिए कुछ क्षण लिए। ये आवाज, ये कैसी थी? आर्या ने धीमे से खुद से कहा। उसके मन में शक की एक लहर दौड़ी। लगता है वेनम स्ट्राइडर अपनी गुफा से बाहर निकला है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। झाड़ियों में छिपते हुए उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और झाड़ियों को बेहद हल्के हाथों से हटाते हुए गुफा की दिशा में देखा। आर्या ने झाड़ियों के बीच से झांका और उसकी सांसें गले में ही अटक गईं। उसके सामने जो दृश्य था वो किताबों में पढ़े विवरण से कहीं अधिक भयावह था। ये तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक है, उसने अपने आप से फुसफुसाया, आंखें चौड़ी और दिल तेजी से धड़कता हुआ। वेनम स्ट्राइडर, जिसका वो पीछा करते हुए इस अनजान और खतरनाक इलाके में आई थी, अपनी पूरी भयावहता में उसके सामने था। लगभग 4 फीट लंबा ये जीव 2 भिन्न प्रजातियों का मेल लग रहा था। इसके शरीर का पिछला हिस्सा छिपकली जैसा था, पतला, लंबा और कांटेदार। आगे का हिस्सा बाघ जैसा था और पूरे शरीर पर गहरे काले और नारंगी धारियां थीं, जो इसे और अधिक खौफनाक बना रही थीं। आर्या की नजर उसके नुकीले, काले पंजों पर पड़ी, जो हर कदम पर मिट्टी को कुरेद रहे थे। वेनम स्ट्राइडर के पंजे गहरे निशान छोड़ते जा रहे थे, मानो उसके अस्तित्व को चुपचाप दर्ज कर रहे हों। उसकी मोटी, झिलमिलाती खाल को देखकर आर्या ने महसूस किया कि ये किसी प्राकृतिक कवच की तरह थी, शायद उसे बाहरी हमलों से बचाने के लिए। गले से सिर तक पीले रंग के लंबे, खुरदुरे बाल थे, जो हवा में लहराते हुए उसे और भी डरावना बना रहे थे। आर्या की आंखें उसकी हर हरकत को पकड़ रही थीं। वेनम स्ट्राइडर अपने पंजों के सहारे धीमे धीमे झाड़ियों के बीच से आगे बढ़ रहा था। झाड़ियों के पीछे छुपी हुई आर्या वेनम स्ट्राइडर को दूर जाते हुए देख रही थी। उसके दिल की धड़कन अब भी तेज थी, लेकिन वो अपनी स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए थी। लगता है ये शिकार के लिए जा रही है, उसने धीमे से कहा। आर्या ने एक लंबी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए। वो अपने दिल की धड़कनों को दबाते हुए मन ही मन कहने लगी, वेनम स्ट्राइडर अपने एमेच्योर स्टेज पर है, लेकिन लगता है जितनी मैंने अनुमान लगाया था उससे भी ज्यादा खतरनाक है ये स्पिरिट मॉन्स्टर। वो थोड़ी देर तक खामोश रही, जैसे ही अपने विचारों को समेटने की कोशिश कर रही हो। फिर अचानक मानो एक नया ख्याल उसके दिमाग में आया। ओह तेरी, मेरे दिमाग में ये ख्याल क्यों नहीं आया? उसने झुंझलाते हुए खुद से कहा। उसकी आंखों में हल्की सी चिढ़ झलक रही थी। राजमहल के इतने करीब होते हुए भी राजा ने इसे मारने का आदेश क्यों नहीं दिया? इसका मतलब है कि ये वेनम स्ट्राइडर जितना मैंने सोचा था
उससे कहीं ज्यादा। आर्या का चेहरा अब चिंता और उलझन से भरा हुआ था। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। कैसी लगी ये चैप्टर कमेंट्स में जरूर बताओ, और अगर कहानी धमाकेदार लगी हो तो लाइक बटन दबा दो। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कितना है मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी थ्रिलिंग कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर नए हो और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो, ताकि कोई भी थ्रिल, सस्पेंस और धमाका मिस न हो। और अगर जीएल स्टोरी और हिडन आइडेंटिटी वाली कहानियां पसंद है तो मेरी अगली कहानी लव बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस जरूर चेक करो। लिंक मिलेगा वीडियो के एंड में। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और तड़केबाज ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।